गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ध्वनि जो चैप्टर है आपका ख़त्म हो चुका है और इतने सारे प्रश्नों पर प्रैक्टिस करने के बाद आप विश्वास कीजिएगा, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, खासकर पीसीएस के एग्ज़ाम में। हाँ, यूपीएससी 2026 वालों का घटना चक्र से काम नहीं चलता है। और हालांकि साइंस से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, अब साइंस टेक्नोलॉजी से आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है। तो नेक्स्ट चैप्टर है जो आपका 10 नंबर चैप्टर है, विद्युत धारा। तो चलिए हम लोग इसका प्रश्न जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो नया वाला 2025 का जो आया है आपका घटना चक्र, इसमें इसमें आपको जो 2023-24 में जितने भी लेटेस्ट प्रश्न हैं, सभी पर आपका जो है इसमें आपका प्रैक्टिस हो जाने वाला है और आपको पता चल जाएगा कि जो विभिन्न पीसीएस के एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ज़्यादा अच्छा इसमें ये है कि एक ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका सारा जो ऊपर टॉपिक जो भी दिया है, इसमें आपका बॉक्स में सारा चीज़ दे देता है, उससे जुड़ा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन बेसिक है आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, विद्युत धारा को। पहला प्रश्न है आपका, धारा घनत्व होता है। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है, ठीक है। एक सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश राशि अभी भी आपसे लगातार पूछा जा रहा है। 67 और 68 में आपसे पूछा जा चुका है सदिश और अदिश राशि। और इसका मैंने एक नोट भी बनाया है, सारा जितना भी है अदिश और सदिश राशि को बता दूंगी मैं आपको। इसमें चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते हैं धारा घनत्व के बारे में। किसी चालक में किसी बिंदु के परित प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में धारा चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो, तो इस क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व क्या होगा। धारा घनत्व चालक के भीतर किसी बिंदु का एक लाक्षणिक गुण है, न कि संपूर्ण चालक का। यह एक सदिश राशि है, ठीक है। इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। जो धारा घनत्व होता है यह एक सदिश राशि होता है, ठीक है। और ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, परावैद्युतांक की विमा है MLT। परावैद्युतांक की विमा है MLT। परावैद्युतांक, जिसे सापेक्ष पारगम्यता के रूप में भी जाना जाता है, यह एक बीमाहीन राशि है। परावैद्युतांक जो है वो सापेक्ष पारगम्यता हम लोग जानते हैं, इसको बीमाहीन राशि होता है। और यह किसी माध्यम की पारगम्यता तथा मुक्त स्थान की पारगम्यता के अनुपात को परिभाषित करता है। यह दो समान राशियों का अनुपात है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी विमा शून्य होती है। अतः परावैद्युतांक की विमा जो है MLT है। अतः विकल्प ए आपका सही है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है देखिए, एक m किलोग्राम भार एवं ई कूलम्ब आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में v वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल होगी। अंतिम ऊर्जा जो है उसकी जूल में क्या होगी आपका EV। ये हम लोग पहले भी आपसे 17वीं बीपीएससी में हम लोग का पूछ चुका है। तो देखिए फिजिक्स का प्रश्न किस टाइप से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपका फिजिक्स का प्रश्न जो है देखिए किस तरह से पूछा जाता है, जो कि 17वीं का आपका प्रश्न है, ठीक है। तो जब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में होगी तो वो है EV। यानी कि जब एक आवेशित कण को एक नियत विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। यह वृद्धि आवेश और विभवांतर के गुणनफल के बराबर होती है। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, यह वृद्धि जो है आवेश और विभवांतर के गुणनफल के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा इसका तो क्या होता है, आवेश गुना विभवांतर, यानी कि ई इंटू भी। गतिज ऊर्जा इसकल टू आवेश गुना विभवांतर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV ऊर्जा की एक इकाई है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन को वोल्ट के विभवांतर में त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा के बराबर होती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है।
इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अंतिम ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे तक जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत कितना खर्च होगा? तो 5 रुपया, क्योंकि 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक जलाने में जो खर्च होता है ऊर्जा 100 गुने 10 यानी कि 1000 वाट घंटा। 1000 वाट घंटा यानी कि 1 किलो वाट घंटा, और ये 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, ये 1 यूनिट के बराबर होता है। तो 1 यूनिट का विद्युत का मूल्य 5 रुपया है। पाँचवा नंबर प्रश्न देखिए, सेम टू सेम है। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलेगा तो बिजली का खर्च 1 इकाई होगा। ठीक है। छठा नंबर प्रश्न देखिए, UPRO 2023 का है। एक सिल्क यारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगाया गया है। सुरंग है, 200 वाट क्षमता का 15 बल्ब लगाया गया है। 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं लगातार, और बिजली की खपत इसमें फिर कितनी होगी? तो ये 72 यूनिट होगी, क्योंकि 200 गुने 24 घंटा है तो 200 गुने 24 बटा 1000। क्यों करेंगे 1000 में? क्योंकि बल्ब के जलने पर हुई कुल विद्युत खपत वाट गुने घंटा बटा 1000 होता है। ठीक है, तो वाट है 200 गुने घंटा बटा 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.8 यूनिट। अतः 15 बल्बों के जलने पर कुल जो खर्चा होती है 15 गुने 4.8 तो 72 यूनिट आपका 15 बल्बों के जलने पर 24 घंटा में ख़त्म होगा। ठीक है, अब आते हैं 7 नंबर प्रश्न में। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च कितना होगा? 10 यूनिट। तो वाट गुने घंटा बटा 1000 होता है। वाट गुना घंटा बटा 1000 होता है, तो उसमें आप आपका बैठा दीजिए जो आपका डिफिनीशन है। 100 गुने 20 बटा 1000 तो 2 यूनिट। ठीक है, तो 5 बल्बों के जलने पर कुल विद्युत खपत 5 गुने 2 यानी कि 10 यूनिट आपका ख़त्म होगा। 5 बल्ब जलेंगे तो 5 को 2 से गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 1 किलो वाट घंटा का मान होता है कितना? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 100 वाट के एक बल्ब को अगर 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाए तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ होंगी 0.4। खपत हुई विद्युत ऊर्जा 100 गुने 4 घंटा, 100 वाट गुने 4 घंटा तो 400 वाट घंटा होगा। तो ये हो जाएगा आपका 0.4 किलो वाट घंटा यानी कि 0.4 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न देखिए, 40वीं का है ये। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की जो खपत करते हैं उसका बिल किसके मापन पर आधारित होगा? तो ये होगा केवल एक, यानी कि वाट पर हम लोग बिजली की खपत को मापते हैं। ठीक है, विद्युत का बिल किलोवाट प्रति घंटे के मापन पर आधारित होता है। किलोवाट प्रति घंटा, 1 घंटा में 1000 वाट व्यय की गई विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए, 60 वाट का बल्ब है, ठीक है, और 5 घंटे उसको यूज़ करें तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खपत होगी? फिर से वही फार्मूला, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा इक्वल टू 1 किलो वाट घंटा इक्वल टू वाट गुने घंटा बटा 1000। तो वाट गुने घंटा बटा 1000 कर देंगे हम लोग। तो 60 वाट है, 30 दिन जलेगा और 5 घंटे जलेगा, तो आपको इसका डिफिनीशन देख लीजिए, 9 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है 220 वाट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है, धारा 0.5 A है। बल्ब की शक्ति क्या होगी? 110 वाट होगी, 110 वाट होगी। ठीक है, तो 220 गुने 0.5 हम लोग कर देंगे, 110 वाट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? दिए गए तार का प्रतिरोध है, तो ये है आपका R इक्वल टू V/I। ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी तार का प्रतिरोध R है, उस तार के सापेक्ष विभवांतर भी है तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। R इक्वल टू V/I।
और विद्युत प्रतिरोध जो है उसका एसआई इकाई ओम होता है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 14 नंबर का प्रश्न का आंसर बताइए। एक मकान है जिसमें 2 बल्ब लगे हैं और उनमें से एक जो है दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो कौन सा कथन सही होगा? 14 नंबर देखिए, आपका आंसर डी होगा सही, क्योंकि कम प्रकाश वाले बल्ब में रजिस्टेंस जो है अधिक होता है, रजिस्टेंस अधिक होता है। अधिक विद्युत ऊर्जा का क्षय करने वाला जो बल्ब है अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा। जिसमें ज़्यादा विद्युत ऊर्जा क्षय होगा यानी कि ज़्यादा पावर का होगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रकाश देगा। तो ये आपका अधिक प्रतिरोध वाला बल्ब कम विद्युत ऊर्जा का क्षय करेगा तथा कम प्रकाश उत्पन्न करेगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, यूपीपीसीएस का है। एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? तो मंद रोशनी वाले बल्ब में जो है उच्चतर अवरोधक होता है, लार्ज रेसिस्टेंस, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 2 एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो 2 एक जैसे बल्ब को कैसे जोड़ेंगे कि ज़्यादा रोशनी मिलेगा? तो बी आंसर सही है, 2 में अधिक, ठीक है। यानी कि दोनों समानांतर कर यानी कि दोनों पैरेलल में जुड़े हों, एक जैसे बल्ब हैं और दोनों पैरेलल में जुड़े हों तो अधिक रोशनी मिलेगी। समानांतर क्रम में जुड़े बल्ब जो है श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों की तुलना में अधिक प्रकाश देते हैं। यदि किसी बल्ब का वोल्टेज V तथा विद्युत प्रतिरोध R हो तो श्रेणी क्रम में जुड़े विद्युत बल्बों की विद्युत शक्ति जो है वो आपका P=V/2R है, जबकि समानांतर क्रम में जुड़े बल्बों की विद्युत शक्ति 2V²/R है। उपयुक्त समीकरणों से स्पष्ट है कि समानांतर सर्किट में जो बल्ब है वो अधिक रोशनी देगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 4.70 किलो ओम। ये 66 में क्वेश्चन पूछा है। 4.70 किलो ओम कैसे निकाला है इसको? तो आपका 2.0, हाँ, 1.403 यानी कि जो R=2R/2 प्लस R जो है आपका आंसर हो जाएगा 4.70 किलो ओम। 17 नंबर कैसे निकालता है, मेरे को ये फार्मूला तो याद नहीं रहेगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं हम लोग। भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? तो भूरा, हरा और काला, ठीक है। भूरा, हरा और काला जो है तो आपका अगर ये तीनों हैं तो 1 एम्पियर बता रहा है कि पहले छल्ले के साथ भूरे रंग की प्रतिरोधक कोड है 1, दूसरे छल्ले के साथ है 5 और तीसरा है 10। तो आपका हो जाएगा 1 × 10 + 5, 10 + 5। ये भी मेरे से नहीं समझ में आएगा मेरे को भी। 19 नंबर प्रश्न देखिए आप, एक संधारित्र का प्रतिघात होता है क्या? एक संधारित्र का प्रतिघात क्या है? आपका आंसर है सी आंसर है, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती। एक संधारित्र का प्रतिघात होता है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं हम लोग, डायनेमो को बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में क्या है? ऊर्जा का परिवर्तक है, ऊर्जा का परिवर्तक है। डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। डायनेमो विद्युत जनरेटर का ही दूसरा नाम है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक निर्दिष्ट धारा जनित या जनरेटर से होता है एक तरह से। तो विद्युत जनरेटर कहो जो विशिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार निर्दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका है ऊर्जा का परिवर्तक,
ठीक है। 21 नंबर देखते हैं हम लोग, डायनेमो का काम क्या है जी? डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का काम है। डायनेमो का काम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 23 नंबर प्रश्न आइए देखते हैं, एक ही चीज़ है। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 23 नंबर प्रश्न है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करना है तो किस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा को। 24 नंबर प्रश्न, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। जब विद्युत ऊर्जा गति में चेंज होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, 27 नंबर प्रश्न है, देखिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। ठीक है। तो ये है आपका सी और डी दोनों, डायनेमो और विद्युत मोटर। डायनेमो और विद्युत मोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियाँ होती हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, जबकि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। व्यावसायिक मोटरों में विद्युत चुम्बक का प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर दे वह क्या कहलाता है? बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है बैटरी। ठीक है। बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी कई प्रकार की होती है किंतु सभी में 3 मूल घटक रहते हैं। 3 प्रकार का बैटरी होता है और कई प्रकार के बैटरी होते हैं, लेकिन सभी में 3 मूल घटक तो होते ही हैं। एक है धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। विद्युत कोश यानी कि बैटरियां जो हैं रासायनिक ऊर्जा भंडारित कर इसे विद्युत ऊर्जा के रूप में चेंज करती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों ऐसा होता है कि कम वोल्टेज पर काम करने पर विद्युत मोटर जल जाता है? तो ये आपका यूपीपीसी 2008 का प्रश्न है और ये इसमें आंसर है कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। ठीक है। तो निम्न वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक जो है सार्वभौमिक स्थिरांक है। ये 66 में आपसे पूछा जा चुका है। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। भौतिकी और रासायनिक विज्ञान में एक मूल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित कुल आवेश की मात्रा को फैराडे स्थिरांक कहते हैं। इसका प्रतीक F है। सन्निकट गणना के लिए एक फैराडे का मान जो है आपका 96,485 इंटू 10⁴ सी मोल लिया जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न में। अब हम लोग आते हैं 31 नंबर जो प्रश्न है आपका, इसको देखिए। 31 ये है IS 99 का। कह रहा है कि मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। दूसरा है कि प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तीसरा है कि इलेक्ट्रोड शीशा और ताम्र होते हैं। चौथा प्रश्न है कि धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो आंसर है आपका कौन सा सही है, 1 और 4। तो एक में है आपका कि वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। चौथा है कि धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। ये 1 और 4 आपका सही है। दूसरा सही नहीं है कि प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तीसरा है आपका इलेक्ट्रोड शीशा और ताम्र होते हैं, ये सही नहीं है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। मोटर कार बैटरी के संबंध में वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है तथा धारिता को एम्पियर घंटा में मापते हैं। धारिता को हम लोग एम्पियर घंटा में मापते हैं। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य में लगभग 35% सल्फ्यूरिक अम्ल जबकि लगभग
65% जल होता है। कार बैटरी का कैथोड लेड डाइऑक्साइड PbO2 का तथा एनोड लेड Pb का होता है। इस प्रकार केवल कथन 1 और 4 ही सही है। ठीक है। 32 नंबर देखो क्या है। निकेल कैडमियम यानी कि NiCd बैटरी का प्रयोग होता है किसमें? उपयुक्त सभी में। निकेल कैडमियम का प्रयोग होता है कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में और ट्रांजिस्टर में। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किस में होता है? निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है कैलकुलेटर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, ट्रांजिस्टर में, सभी में। ठीक है। कैलकुलेटर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में और ट्रांजिस्टर में आपका निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। ठीक है। चलो, निकेल कैडमियम बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड तथा कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट होता है और इसका उपयोग कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ट्रांजिस्टर सभी में होता है। 33 नंबर प्रश्न देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग में आती है? तो टंगस्टन जो है आपका फिलामेंट के रूप में यूज में आता है। 34 नंबर प्रश्न। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है किस चीज़ का? तो टंगस्टन का बना होता है। 35 इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट होता है टंगस्टन। 36 कह रहा है कि एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि 1, 2, 3 सभी आपका सही है। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। बल्ब जो है पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। फिलामेंट के एक सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। फिलामेंट का एक सहायक तार है वो उच्च ताप पर पिघल जाता है। ठीक है। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। एक साधारण बिजली का बल्ब है उसका कुछ जीवन होता है और बिजली फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता क्योंकि बल्ब जो है पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता। और तीसरा इसके पीछे कॉज है कि फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल भी जाते हैं, इसलिए उनका अल्प जीवन होता है। जो फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं वो कम कम समय के लिए होते हैं। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न देखो। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का तंतु जो है वो फिलामेंट लगा होता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर तंतु का ताप लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। साधारणतः बल्ब में दी गई विद्युत ऊर्जा का 5% से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित होता है। ठीक है। बल्ब में जो विद्युत ऊर्जा है उसका 5 से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित हो पाता है। ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि तड़ित यानी बिजली का चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है। क्यों ऐसा? इससे अत्यधिक मात्रा में होती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या आता है? जो बिजली का चमकना है उसमें होता है विद्युत ऊर्जा। बिजली तथा गड़गड़ाहट के साथ आने वाली जो आंधी है उसके दौरान उत्पन्न तड़ित यानी कि तड़ित यानी बिजली चमकने से विद्युत ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में निकलती है जिसके कारण वृक्ष में आग लग सकती है। ये आपका 39 नंबर प्रश्न देखो। यूपी से और उत्तराखंड में पूछ चुका है ये। 39 नंबर। तड़ित चालक यानी लाइटनिंग कंडक्टर्स इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। जो बिजली चमकता है उससे क्या इमारत नष्ट होने से बच जाते हैं? ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। सही है। तड़ित चालक जो है एक धातु की चालक छड़ होती है जिससे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तड़ित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होता है और इसे भवन के सबसे ऊपरी हिस्से में जड़ दिया जाता है। भवन का सबसे ऊपरी हिस्से में जड़ दिया जाता है। इन्हें किसी चालक तार आदि से जोड़कर उस तार को नीचे लाकर धरती में गाड़ दिया जाता है।
ये आकाशीय विद्युत से प्राप्त आवेश को सीधे पृथ्वी तक भेज देते हैं और इस प्रकार इमारत को नष्ट होने से बचाते भी हैं, जो त्वरित चालक होते हैं। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न देखो। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार के सिरे से। 3 पिन प्लग में सजीव या फेज उदासीन एवं आधार सिरे होते हैं। दोनों एक साथ रहने वाले सिरों में फेज एवं उदासीन तारों को जोड़ते हैं। तीसरे एवं लंबी पिन में अर्थ को जोड़ते हैं। ठीक है, जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। 41 देखो क्या है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्या होता है। अर्थ का मतलब होता है सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरण में 3 पिन होता है। ऊपर वाली जो पिन है वो कुछ मोटी तथा निचली 2 पिनें एक जैसी होती है। मोटी वाली पिन का संबंध भू अर्थ से होता है, जबकि शेष 2 पिन का संबंध सामान्यतः दाएं वाले का संबंध जीवित कनेक्शन से और बाएं वाले का संबंध उदासीन से। बाएं वाला जो तार है वो न्यूट्रल रहता है और जो दाएं वाला जो तार है वो आपका लाइव कनेक्शन होता है। अर्थ का कनेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि उपकरण जो है जीवित परिपथ यानी कि लाइव सर्किट से संबंध होने से पहले भू संपर्कन हो सके, जिससे अतिरिक्त वोल्टेज का नियंत्रण भी होता है। अर्थ, ठीक है, अर्थिंग होता है, अर्थिंग वाला तार है। चलिए 42 देखते हैं हम लोग। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान विभव के सेम पोटेंशियल वाले जो तार होते हैं उसमें दोनों के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। परस्पर संयोजित 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हों, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार विभव धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम के अनुसार विभव जो है धारा के समानुपाती होता है। अतः यदि विभव समान होगा तो धारा भी समान होगी और धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है। 43 में आते हैं। मेन जो विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। फ्यूज के बारे में क्या सही है। ठीक है, तो फ्यूज जो है इसका गलनांक निम्न होता है। फ्यूज तार का यूज़ हम लोग करते हैं क्योंकि निम्न गलनांक वाली धातु या मिश्र धातु का यह बना होता है, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही यह गर्म होकर पिघल जाता है। इलेक्ट्रिक सामानों की सुरक्षा की दृष्टि से यह विशेष उपयोगी है। यह विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। ठीक है। फ्यूज का सिद्धांत होता क्या है। फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है बताओ। फ्यूज का सिद्धांत होता है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। 45 देखो क्या है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है। उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक। ठीक है। 45 वाला जो डिस्क्रिप्शन है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न होता है, उच्च प्रतिरोधक शक्ति होता है, जिससे अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह फ्यूज तार तुरंत गल जाए, जिससे कि परिपथ में संयोजन विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए। ठीक है। 46 में देखते हैं हम लोग। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली जो फ्यूज है, फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका जो है कि गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन जो ऊपर में था, गलनांक का प्रतिरोध अधिक। ठीक है। 47 हेलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। 47 नंबर प्रश्न देखिए। हेलोजन लैंप का जो तंतु होता है निम्न की मिश्र धातु का होता है और यह है टंगस्टन एवं सोडियम। टंगस्टन एवं सोडियम। हेलोजन लैंप का तंतु जो है टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण यह पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है। ठीक है। हेलोजन लैंप का जो तंतु है वो टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण यह पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है। ठीक है। 48 में आइए। एक धातु का तार तापक्रम बढ़ जाता है। 48 में देखो, एक धातु का तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है।
धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। तो आंसर है कि ए सही है और आर गलत है। ठीक है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराते रहते हैं। इस प्रक्रिया में ये अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं को स्थानांतरित करते हैं। इससे चालक का ताप बढ़ जाता है। ठीक है। इस प्रकार ए आपका सही है और आर गलत है। 49 नंबर देखो क्या है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः क्या है? तो 49 का आंसर है आपका बी। जो घरेलू विद्युत तार स्थापन है वो समानांतर संबंध होता है उनके बीच में। 49 यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध के सापेक्ष विभवपात समान रहे तो यह प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन होता है। न्यूनतम तुल्यांकी प्रतिरोध संयोजन हेतु घरेलू विद्युत तार स्थापन में मूलतः इस समायोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न देखो क्या है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है क्या? उदासीन तार। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का जो आवरण का युक्त तार है वो उदासीन तार होता है। घरेलू विद्युत सप्लाई हेतु उपयोग में आने वाले तारों को भ्रम की स्थिति से बचने के लिए 3 रंगों में हम लोग विभक्त करते हैं। लाल रंग का जो तार है वो सजीव होता है यानी कि फेज लाइव होता है। काले रंग का तार उदासीन न्यूट्रल होता है। हरे रंग का जो तार है वो अर्थ वाला होता है। तो 50 प्रश्न रहने देते हैं। ये इसमें करीब 100 प्रश्न हैं तो इसको 2 सेशन में कर देते हैं। ठीक है। तो पार्ट 2 इसका आपका विद्युत धारा का नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।